वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का नर्वस सिस्टम पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। वो जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हर एक किसी न किसी इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखें तो कुछ कहीं एक जगह लेबल है फ्रंटियल लोब, ठीक है, पीछे की तरफ लेबल है पैराइटल लोब, ऑक्यूपेशनल लोब बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, और आप बीच में देखें तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब क्या है? ये हमारे जो ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उसके डिफरेंट सब पार्ट्स बताए हुए हैं और इनको ईच को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स अभी अभी हमने देखे, उसी में ये जो फ्रंटियल लोब है ये आगे की तरफ है, ठीक है, उसके जस्ट पीछे पैराइटल लोब एंड लास्ट में ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब के नीचे सेरिबेलम और सेरिबेलम के जस्ट ऊपर की तरफ टेम्पोरल लोब। तो कितने लोब हुए यहाँ पर? 4 लोब हुए। एक वो फ्रंटियल, देन पैराइटल, ऑसिपिटल, थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज टेम्पोरल, और नीचे की तरफ सेरिबेलम और जो कि कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये पूरा का पूरे जितने डिफरेंट लोब्स दिखाई दे रहे हैं ये ही एक्चुअली कमांड सेंटर होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का जो कमांड सेंटर है वो ये हमारे जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग है, वाइटल ऑर्गन फंक्शंस हैं, उन सभी को रेगुलेट करता है। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट एंड डेली रिदम, जिसे सर्केडियन रिदम भी कहते हैं, कि हमें कब प्यास लग रही है, खाना खा लिया, ओके अब हमारा पेट भर गया है, हमें प्यास लग रही है, पानी पी लिया, हमारा अब हमारी जो प्यास है वो बुझ गई है। ठीक है, इस तरीके के जो सेंसेस होते हैं वो यहीं से आते हैं, और ये बताना कि हमें प्यास लग रही है या हमें भूख लग रही है, ये सेंस भी बताना यहीं से हमारे को पता चलता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारी डिफरेंट काइंड की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज को, उनके बिहेवियर को भी कोऑर्डिनेट करता है, इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। डिफरेंट एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जिससे हमारे जो भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी बॉडी की और जो बिहेवियर होता है वो उन पर डिपेंडेंट होता है काफी मायने में। इसी तरीके से जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं, जैसे कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के डिफरेंट काम, जैसे आई का काम है विजन, ठीक है, हमारे कानों का काम है सुनना, स्पीच, ये सारे के सारे भी इन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। इसके साथ साथ सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी मेमोरी को मैनेज करता है, इंटेलिजेंस को मैनेज करता है, हमारे इमोशंस को और हमारे थॉट्स को भी मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, सो ब्रेन जो है, ब्रेन के अंदर सारा है। ठीक है, अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेन टारगेट है वहीं से सारे सिग्नल पूरी बॉडी में जाने हैं किसी भी काम के होने या ना होने के लिए। तो ब्रेन को जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन प्रोटेक्शन देता है? स्कल प्रोटेक्शन देता है। ये आपको स्कल दिखाई दे रहा है ना, ये ब्रेन को फिजिकल प्रोटेक्शन देता है ताकि उसको कोई किसी तरीके की हानि ना हो, है ना। तो जो हमारा आप देख पा रहे हैं कि ब्रेन जो है, अगर इसका एक छोटे से एरिया को काट के देखा जाए, उसकी लेयर्स को देखा जाए, लेयर्स को एनालाइज किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन की जो लेयर्स हैं उन्हें क्रेनियल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं या क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। वो स्काल्प जो सबसे ऊपर वाला है, जिस पर हेयर जो हमारे बाल आते हैं, ये उसके जस्ट नीचे वाली लेयर को बोला जाता है पेरिस्टोनियम। देन स्कल बोन आ गया। स्कल बोन के जो नीचे है वाला पार्ट है, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है स्कल बोन, ये थी स्कल बोन के जो नीचे वाला पार्ट है उसे बोलते हैं ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। और ये सबसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे ब्रेन की। ठीक है, और ड्यूरामेटर के बाद जो नेक्स्ट लेयर आएगी उसे कहा जाएगा अरेकिनॉइड मैटर। ये काफी पतली लेयर होती है, ये रही यहाँ पर, काफी पतली लेयर होती है, ये मिडिल लेयर होती है। ठीक है,
अब इस मिडिल लेयर के बाद जो लास्ट या जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसे पाया मैटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो पाया मैटर होती है ये डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। तो कितनी लेयर है हमारी ब्रेन की? 3 है। सबसे आउटर वाली कौन सी है? ड्यूरा मैटर। बीच वाली पतली है जो अरेकिनॉइड, एंड तीसरी है पाया मैटर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम ब्रेन को डिवाइड करें तो ब्रेन को हम 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ब्रेन का जो सबसे पहला पार्ट होगा दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है। और इस फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है फोर ब्रेन। किस किस से मिलकर बनता है? सबसे पहला जो बड़ा पार्ट है उसे बोलते हैं सेरिब्रम, उससे छोटा है थैलेमस और उससे भी छोटा है हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट से मिलकर बनता है फोर ब्रेन। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। क्या आता है? मिड ब्रेन आता है, ठीक है। और मिड ब्रेन का जो मेनली काम होता है वो हमारी बॉडी की जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम मिड ब्रेन करता है। और उसके जस्ट पीछे की तरफ जो ब्रेन का पार्ट होता है उसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। थर्ड पार्ट जो है हाइंड ब्रेन, इट कंटेन्स सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, डिफरेंट पोन्स एंड तीसरा है मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। तो ईच ब्रेन डिवीजन हैज स्पेसिफिक फंक्शन क्रूशियल फॉर बॉडीली फंक्शन एंड कॉग्निशन। उनके सबके अपने अपने फंक्शन डिवाइडेड हैं और वो अपने अपने फंक्शंस को बड़े ही कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर फोर ब्रेन को, ठीक है। ये देखिए, फोर ब्रेन के मैंने अभी अभी आपको बताया 3 पार्ट है ना। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये जो ग्रे कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये क्या है? सेरिब्रम। ये क्या है? सेरिब्रम है। और उसके नीचे की तरफ ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये है सेकंड पार्ट जिसे बोल रहे हैं थैलेमस। और उसके भी नीचे और छोटा सा जो पार्ट है उसे बोल रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये है 1 2 3, ये है 1 एंड देन 2 और ये 3। ये 3 चीजों से मिलकर हमारा फोर ब्रेन बनता है, ठीक है। सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम जो है इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, काफी बड़ा पार्ट होता है। और इसको जो हमारा स्कल है, आपको पता है स्कल का शेप कैसा होता है? अखरोट जैसा होता है, ठीक है। अखरोट के जैसे 2 तरीके के पार्ट होते हैं ना, जो यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है। तो इसी तरीके से इसको लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में कन्वर्ट किया जाता है। एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर है। और जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं वो एक पतली सी जो है कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं जिसे बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम, ये वाला पार्ट। और इसका बिल्कुल जो राइट हेमिस्फीयर होगा सेम टू सेम लेफ्ट हेमिस्फीयर को होगा, उसको जोड़ने वाला जो कनेक्शन है, जो एरिया है, उसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। सो सेरिब्रम which is also known as a significant part of the brain is divided into left and right hemisphere connected by corpus callosum, okay, and it is covered by cerebral cortex। किससे कवर्ड होता है ये? cerebral cortex से। और इसे हम बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। और इस ग्रे मैटर में मेनली जिसको कहा जाता है इट इज द हाउस ऑफ मोटर एंड सेंसरी एंड एसोसिएटेड एरियाज, जहां पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो बॉडी के, वो सारा का सारा एरिया जो है इसमें प्रेजेंट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। किस किस का होता है? मोटर फंक्शंस का, सेंसरी फंक्शंस का एंड एसोसिएटेड एरियाज का। इसका जो इनर पार्ट है, हमारे सेरिब्रम का इनर पार्ट है, उस पर जो है माइलिन शीट लगी हुई होती है। और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस माइलिन शीट इट लुक्स लाइक अ वाइट कलर, तो इसीलिए इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। जो इनर पार्ट है, आउटर पार्ट तो कैसा हुआ? ग्रे हुआ, लेकिन उसके जो नीचे का इनर पार्ट होता है थोड़ा सा, उस पर उसकी जो नर्व फाइबर होते हैं, जब मैंने नर्व को काफी डिटेल में आपको बताया था तो आपको बताया था कि किसी किसी पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, किसी किसी पर नहीं होती है। तो जिस पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है उसको यहाँ पर कहा जाता है व्हाइट मैटर, क्योंकि ये व्हाइट जैसा दिखता है क्योंकि उसकी प्रेजेंस के कारण, ठीक है। तो जो सेरिब्रम है, बाहर का आउटर कवरिंग अभी आपने डायग्राम देखा, सेरिब्रम है। और इसने किसको रैप किया हुआ है? इसने रैप किया हुआ है एक स्ट्रक्चर को, कम से इससे जो काफी छोटा है, जिसे बोल रहे हैं हम थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट एक्चुअली कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग, ठीक है। किसी भी सेंस ऑर्गन से कोई सिग्नल आ रहा है, विजन का या सुनने का या टेस्ट का
ऐसे ही मोटर यानी कि कोई हम फंक्शन कर रहे हैं, करना है नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको, या रिलैक्स छोड़ना है, हमारी बॉडी मूवमेंट का। तो इस तरीके की जो भी रिफ्लेक्स आते हैं, रिफ्लेक्स नहीं, जिस सिग्नल्स जो आते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है ये थैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस उसके भी बेस में होता है, जो अभी अभी हमने डायग्राम देखा था, ये किसके बेस में होता है? थैलेमस के बेस में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस मेनली क्या करता है? हाइपोथैलेमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या क्या, इसमें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सिग्नल्स होते हैं उसके सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे को भूख लगी है या नहीं, हमारा जो प्यास का सेंटर है यानी कि थ्रस्ट सेंटर और ड्रिंकिंग सेंटर, ठीक है, कि हमने पानी पिया और हमारी प्यास बुझ गई, तो ये सिग्नल पहुंचाना ब्रेन के पास कि ओके अब मैंने पानी पी लिया है, मेरी प्यास बुझ गई है, ये वाला जो काम है ये भी हाइपोथैलेमस का ही है। हाइपोथैलेमस हम ब्रेन को बताएगा कि ओके अब हमें प्यास बुझ गई है, अब हमें पानी और नहीं चाहिए, या मैंने एनफ खाना खा लिया है, अब मुझे खाना और नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजों के सेंटर हैं? हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का, टेम्परेचर के कंट्रोल करने का, अर्ज फॉर ईटिंग, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग, इन सभी के सेंटर हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंटेन सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल सेंटर्स विच सिक्रीट हार्मोन्स, जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स अलग अलग हमारे जो बॉडी के काम होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं। चलिए, इसके बाद अगला आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या है कि ये जो हमारा सेरिबुलर हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट है एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। देखिए, ये जो मैंने अभी आपको बताया ये तो हमारा जो है सेरिब्रल था, आउटर हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बीच में हमारा क्या था? ये थैलेमस था। ठीक है, ये पर्पल कलर का जो दिखा रहे हैं, और ब्लू कलर में ये जो छोटा सा दिखा रहे हैं ये हाइपोथैलेमस था। ठीक है, अब इन तीनों चीजों के अलावा भी इसके कुछ डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बोलते हैं एम्बिगडाला, हिप्पोकैम्पस, देखिए एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये एक जो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं और इन दोनों को मिला के कहा जाता है लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम इनको कहा जाता है। तो अलोंग विद हाइपोथैलेमस इट इन्वॉल्व टू रेगुलेट अवर सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के सेक्सुअल बिहेवियर को ये दोनों सेंटर मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं। उसका जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं इमोशनल रिएक्शन के, कि कभी कोई खुशी की चीज हुई, कुछ एक्साइटमेंट की चीज हुई, तो इमोशनल रिएक्शन एक्साइटमेंट का है, प्लेजर का है, फियर का है। ठीक है, वो जो फीलिंग्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का भी काम यही दोनों मिलकर करते हैं। किसी चीज से हम मोटिवेशन हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, उसका काम भी ये दोनों करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। फोर ब्रेन हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन था, आपको पता है, सेरिब्रम था और उसके अंदर वाले पार्ट थे। अब मिड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आएंगे? मिड ब्रेन में ये देखिए, आपको मिड ब्रेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसका ये लाइट ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये मिड ब्रेन किसके पास सिचुएटेड हुआ? थैलेमस और ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये सिचुएटेड होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में, इन बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में जो ब्रेन का पार्ट है उसे क्या कहा जाता है? मिड ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, एंड पीछे की तरफ क्या है इसके पीछे की तरफ है हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का इसके आगे की तरफ होगा, और पीछे की तरफ जो है हाइंड ब्रेन की पोन्स, ये जो पोन वाला स्ट्रक्चर है वो इसके पीछे की तरफ अवेलेबल होता है। और इससे जो एक ये कैनाल निकली हुई होती है उसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। इससे एक कैनाल निकली हुई होती है जिसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट, जो मिड ब्रेन से पास होकर निकल रही होती है। डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स और लोब्स। 4 राउंड जो अभी अभी देखा था, स्वेलिंग जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, उनको बोलते हैं कॉर्पोरा
quadrigemina, sorry, corpora quadrigemina. The midbrain along with the hindbrain, midbrain और hindbrain, फोर ब्रेन को अगर छोड़ दें तो मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन दोनों को अगर मिलाकर एक वर्ड में बोला जाएगा तो उसको हम ब्रेन स्टेम भी कह सकते हैं। ठीक है, हाइंड ब्रेन जो है इट इज मेड अप ऑफ पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। हाइंड ब्रेन किससे मिलकर बना है, किन किन चीजों से, पोन्स हैं इसमें, सेरिबेलम है और मेड्यूला है। ठीक है, एंड इट इज, मेड्यूला को मेडुला ऑब्लंगाटा भी कहते हैं, आपको पता है। पोन्स कंटेन्स फाइबर ट्रैक दैट इंटरैक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन्स। पोन से कुछ ऐसे फाइबर निकलते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये देखिए, हम हाइंड ब्रेन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हाइंड ब्रेन का ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें पोन्स हैं, पोन वाला एरिया इसका पार्ट है, ये सेरिबेलम वाला एरिया जो पार्ट है, और मेडुला ऑब्लंगाटा वाला पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से बाद में कनेक्ट हो जाता है। तो ये पीछे वाला पार्ट यानी कि हाइंड ब्रेन है। इससे जस्ट ऊपर हमारा क्या था, मिड ब्रेन था, और आगे की तरफ ये फोर ब्रेन था। ठीक है, ओके। तो जो सेरिब्रम, जो इसका पीछे वाला पार्ट है, ये जो सेरिबेलम लिखा हुआ है, ये दिस सेरिबेलम हैज अ हाईली कन्वोल्यूटेड सरफेस, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स। जितना ज्यादा ये इस तरीके का कन्वोल्यूटेड कर्व्स लिए हुए जो है, उससे क्या है, उसका स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बहुत बढ़ रहा है, जिससे उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स आ पा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा उनको सरफेस देगा और अपना एक्टिविटी इंप्रूव कर पाएगा। ठीक है, ऐसी जो मेड्यूला है, मेड्यूला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ये जो मेड्यूला वाला पार्ट है, ये जो मेड्यूला है, ये किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और इट कंटेन्स द सेंटर दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन। मेडुला ऑब्लंगाटा में किसका सेंटर होता है, रेस्पिरेशन का होता है, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस का होता है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का होता है। तीनों चीजों का सेंटर जो है वो मेडुला में होता है। ठीक है, ये भी बात हमें याद रखनी है। तो ये ब्रेन के तीन अलग अलग पार्ट थे जो किस किस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल था, वो अभी हमने देखा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ डिस्कस करना है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है, किसका, पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन का। अगर हमारे सामने अचानक से कोई आग जल जाती है, या कोई सांप आ जाए, या कोई टाइगर आ जाए, अगर हम जंगल में हैं, तो एकदम से हमारा रिफ्लेक्स काम करता है, हम वहां से भागते हैं। ठीक है, या आग में हमारा हाथ जा रहा है तो हम अपने हाथ को दूर करते हैं। कोई चीज ठंडी लग रही है तो हम स्वेटर पहनते हैं या उससे अपने हाथ को दूर करते हैं विदाउट थिंकिंग अ सेकेंड। यानी कि वो ब्रेन उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, ब्रेन के बगैर ही जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है, और विदाउट एनी थॉट हम उस चीज को कर देते हैं, है ना। तो ये जो एक्शन होता है तुरंत इमीडिएट वाला, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इट इज अ इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन without conscious effort or thoughts. It involve a part of central nervous system। जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इन्वॉल्व होता है, और इसमें मेनली ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कोई कैंडल जली हुई है, इस बच्चे ने इस कैंडल की फ्लेम को अगर छुआ, फ्लेम को अगर इसने यहाँ पर छुआ, फिंगर से टच किया, तो इसको हम क्या माना जाएगा, रिसीवर। इसने एक सेंस, एक चीज रिसीव की, रिसीव होने से ही क्या हुआ, ये गया फटाफट से एफरंट न्यूरॉन की हेल्प से या सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से। मैंने आपको बताया था एफरंट और इफरेंट में क्या अंतर है। एफरंट जो अवे फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन से दूर लेके जाएगा, सेंसेशन को किधर लेकर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाएगा। तो उसने लिया, ये देखिए ब्लू वाले सारे के टिक ऊपर लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, एक्सॉन पर अपना लेकर आया कि भाई ये गर्म है, और उसने तुरंत एनालाइज करके इफ्रंट न्यूरॉन से क्या करा, रिफ्लेक्स भेजा कि अपनी मसल्स को, अपनी उंगली को वहां से हटाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पर तुरंत की तुरंत काम हुआ। तो ये काम किसने किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने किया। दिस एक्शन ऑफर इन्वॉल्व द विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट। जो उसने विड्रॉ करेगा ना, अगर उंगली से वो किसी कैंडल की फ्लेम को छू रहा है, तुरंत हटाएगा कि भाई ये गर्म है। तो विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट,
पॉइंटेड आइटम और स्केरी और पॉइजनस एनिमल, कोई भी ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन हो जाती है जो आपकी बॉडी जिसको सहन नहीं कर पा रही है, तो तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से आता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज से अपनी बॉडी को विड्रॉ करते हैं, वहां से उस सिचुएशन से हटते हैं। सो द रिफ्लेक्स पाथवे इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है रिफ्लेक्स पाथवे में? रिफ्लेक्स पाथवे इंक्लूड एटलीस्ट वन एफ्रंट न्यूरॉन। मैंने जो आपको बताया कि जहां जो ऑर्गन से अवे लेके जा रहा है सिग्नल, कहाँ लेके जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो जो एफरेंट न्यूरॉन है वो इसमें इन्वॉल्व होगा रिफ्लेक्स में, जिसे हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं। और क्या इन्वॉल्व होगा? एक इफरेंट इन्वॉल्व होगा जो मैसेज लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन के पास जाएगा कि तुरंत यहां से हटो, उंगली यहां से हटाओ। इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर जो पिक्चर दिखाई है फ्लेम वाली, ठीक है, तो इसे इफेक्टर या एक्साइटेटर न्यूरॉन करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर सीरीज में अरेंज होते हैं। तो एफरेंट न्यूरॉन रिसीव करता है सिग्नल कहां से? सेंसरी ऑर्गन से, है ना, जैसे कि उसने उंगली से रिसीव किया सेंसरी ऑर्गन से, एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स, इम्पल्स ट्रांसमिट की, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। कैसे होता है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसने इम्पल्स ट्रांसमिट की किसके थ्रू? डोर्सल नर्व के थ्रू, डोर्सल नर्व रूट के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और फिर फाइनली स्पाइनल कॉर्ड पर। और तुरंत ही जो है इफरेंट न्यूरॉन को उसने सिग्नल्स दिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कि जाके उंगली हटाओ। तो वो सिग्नल आया यहाँ ब्रेन में और वो पहुंचा हमारे हाथ के पास और हमने अपना हाथ वहां से हटा लिया। ठीक है, इसी तरीके से तो नर्व इम्पल्सेस बढ़ते हैं, तो इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो है ह्यूमन आई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन आई जो है हमारी, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्कल में, सॉकेट्स में प्रेजेंट होती है, जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स। ठीक है, तो जो दिस आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल। आई बॉल कैसी होती है? स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल जैसी दिखाई देती है, और इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल विद 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज स्क्लेरा। द एक्सटर्नल लेयर हैज एन इंटीरियर पोर्शन। इस स्क्लेरा का ही जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। ठीक है, स्क्लेरा के बाद जो दूसरी लेयर है वो है कोरोइड, या फिर इसको हम मिडिल लेयर भी कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, सो कोरोइड और मिडिल लेयर हैज मैनी ब्लड वेसल्स, एंड द थर्ड एंड द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज रेटिना। ठीक है, रेटिना। एंड ये जो कोरोइड है, ये इट एक्चुअली फॉर्म सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। क्या बनाता है ये? सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। और रेटिना क्या है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर। और ये जो रेटिना है वो खुद अपने आप में 3 टाइप की सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। 3 सेल्स की लेयर होती हैं। सबसे जो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ बात करें, तो अंदर की तरफ जो लेयर होगी उसे गैंग्लियोनिक सेल बोलेंगे। उसके बाद आएंगी दूसरी बाइपोलर सेल्स, एंड तीसरी जो आएगी वो आएगी फोटो रिसेप्टर सेल। तो ये तीनों सेल्स की लेयर मिलकर रेटिना बनाती है। ठीक है, चलिए अब इसको हम यहाँ पिक्चर में और आराम से देखते हैं जो अभी अभी हमने समझा। ठीक है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो है आउटर लेयर है, आउटर ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा है, ये जो आउटर लेयर है इसको बोल रहे हैं स्क्लेरा। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है इसे क्या बोल रहे हैं? जो सेकंड लेयर है, कोरोइड। ठीक है, और ये कोरोइड ही जो है मिलकर आगे जाके क्या बनाती है? ये आइरिस और सीलियरी बॉडी। ठीक है, ये किसका पार्ट है? कोरोइड का पार्ट है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो लाइट येलो कलर में दिखाई जा रही है, उसे बोलते हैं रेटिना। और रेटिना के 3 अपने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उन तीनों पार्ट में अगर सबसे अंदर की तरफ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये गैंग्लिया बॉडी है। उसके बाद जो टुवर्ड्स ऑप्टिक नर्व की तरफ आएगा तो वो फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अपने 3 लेयर्स होते हैं जो मैंने आपको जस्ट अभी बताए। और ये जो कॉर्निया है, ये जो है इसका ही पार्ट होता है, कोरोइड का पार्ट होता है कॉर्निया। और इस कॉर्निया और आउटर लेयर के बीच में एक
क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है। और अंदर की तरफ जो फ्लूइड भरा रहता है उसे विट्रस फ्लूइड कहते हैं, जो कि म्यूकस इन नेचर होता है। और ये जो बाहर वाला होता है वो फ्लूइड इन नेचर होता है, वाटरी इन नेचर होता है, ठीक है। और ये जो बीच वाली कोरॉइड लेयर जो है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। ये जो है ब्लड वेसल्स होती हैं जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती हैं आइरिस में और सीलियरी बॉडी। और इस लेंस को पकड़े रहने का काम या इसके जो मूवमेंट है या इसकी अपर्चर को बड़ा करना ज्यादा, जैसे कि अगर कोई ब्राइट लाइट आएगी तो क्या होगा, ये एकदम से छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जब बिल्कुल डिम लाइट होगी तो बड़ा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा देखने पर। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि ये जो सीलियरी बॉडी है ये क्या है, मसिल है, ठीक है। तो ये मसिल है इन नेचर, तो वो उसको कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती रहती है लाइट के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, ये जो लिगामेंट्स करते हैं, सीलियरी मसल देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो इसी वजह से होते हैं कि लाइट अगर तेज आएगी तो हम क्या करते हैं, एकदम से सूरज के सामने जाएंगे तो हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। और अगर हम डार्क में जाएंगे तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। लेंस हम अपना बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ दिख जाए। क्यों हो पा रहा है ये, क्योंकि वो एक मसिल से अटैच्ड है और वो मसिल उसके मूवमेंट को, अपर्चर को बढ़ा रही है या घटा रही है, ठीक है। अब जैसे जो लाइट आएगी वो एंटीरियर पोल से यहाँ सर आई और ये पोस्टीरियर पोल में यहाँ पर निकल जाती है। अब अगर आप देखें तो ये जो हमारा रेटिना है, इस रेटिना में एक लेयर है जिसे हम बोल रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहां पर एक कर्व है। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, इस ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी कोन्स और रॉड्स, जो कि मेनली रेस्पॉन्सिबल होती हैं कि भाई क्या है, कलर्ड विजन देखने के लिए कि क्या चीज सामने है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है इस ब्लाइंड स्पॉट में। क्योंकि यहाँ से जितने भी ऑप्टिक नर्व है वो यहाँ इसी एरिया से निकल रही होती हैं। ब्लड वेसल की सप्लाई जो आईज को चाहिए होती है वो भी यहाँ से होती है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। अब इस ब्लाइंड जो स्पॉट है उसके ऊपर एक और स्पॉट होता है जिसे बोलते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट का जो नीचे की तरफ पिट लाइक स्ट्रक्चर है उसे बोल दिया फोबिया, ठीक है। इस जगह पर मैक्सिमम अमाउंट में कोन्स अवेलेबल होती हैं। मैक्सिमम अमाउंट पे रॉड एंड कोन्स दोनों ही अवेलेबल होती हैं। तो जो मैक्सिमम अच्छी इमेज बनती है वो येलो स्पॉट में जाकर बनती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज नहीं बनती। क्यों, क्योंकि वहां ना तो कोन्स है ना रॉड्स है। और ज्यादातर रॉड्स और कोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो येलो स्पॉट पे प्रेजेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। ये जो लेंस हमारा है, इस लेंस को अभी यहाँ पर दिखाया गया है। ये लेंस क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लेंस प्रेजेंट है जस्ट इन फ्रंट ऑफ आइरिस। आइरिस के जस्ट फ्रंट में प्रेजेंट है। एंड द प्यूपिल इज द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस, ठीक है। किससे सराउंडेड है, आइरिस से सराउंडेड है। अब द ऑप्टिक नर्व लीव द आई एट द ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकलती है, ये देखिए ये रहा ब्लाइंड स्पॉट। यहां से ऑप्टिक नर्व, ये देखिए ये है ऑप्टिक नर्व, यहां से निकलती है ऑप्टिक नर्व। इसीलिए यहाँ पर कोई भी फोटो रिसेप्टर यानी कि कोन्स और जो रॉड्स में आपको बता रही थी प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती है, ठीक है। और जो मैक्यूला ल्यूटिया एंड फोबिया है, दीज आर द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई। ये जो पोस्टीरियर पोल है यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। जहां पर मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होती है, वहां इमेज बनती है। अच्छा, एक्वस चैम्बर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया था, एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। एक्वस चैम्बर यहाँ प्रेजेंट है इस वाले एरिया में, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये हमारा क्या है, ये क्या है, कॉर्निया है। ये वाली जो लेयर है ये कॉर्निया है हमारी, ठीक है। और लेंस कहाँ है, ये रहा लेंस, ये रहा लेंस। तो इसके बीच में ये जो है ये क्या है, एक्वस चैम्बर। यहाँ पे वाटरी फ्लूइड रहेगा। और जो पीछे वाला है यानी कि लेंस और रेटिना, ये वाली जो लेयर है लाइट येलो, ये रही रेटिना और ये रहा लेंस, है ना, ये रहा लेंस। इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है ये क्या है, विट्रस चैम्बर, जहां पर म्यूकस वाला जो फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है। तो फिर एक्वस चैम्बर कहाँ रहा, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन कॉर्निया एंड द लेंस, है ना, कॉर्निया एंड द लेंस। यहाँ पर है एक्वस और यहाँ पर है ये वाला, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये
विट्रस चैम्बर कहाँ पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो कॉमन दोनों ही तरीके के फ्लूइड को कौन सेपरेट आउट कर रहा है? ये लेंस सेपरेट आउट कर रहा है। ठीक है, लेंस सेपरेट। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन, हम कोई भी चीज कैसे देख पाते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो लाइट है वो हमारे कॉर्निया पर हिट करती है। ठीक है, सॉरी फिर कॉर्निया बोल रही हूँ, रेटिना पे हिट करती है। तो जब रेटिना पर हिट करती है तो रेटिना क्या करता है, जितनी भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, डॉट्स एंड कोन्स, उनको ट्रिगर करता है। ठीक है, उनको स्टिमुलेट करता है। तो उस जो फोटो पिगमेंट्स होते हैं जितने भी, वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद मेम्ब्रेन की जो है परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, है ना। पोटेंशियल डेवलप होगा कहाँ पर? जो भी हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं उसी को तो ट्रिगर किया, जिससे जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ जाता है? गैंग्लियोनिक सेल में जाता है। ठीक है, और गैंग्लियोनिक सेल से जो पोटेंशियल जो है फिर हमारी ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है। किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व, जो कहाँ से जा रही थी? ब्लाइंड स्पॉट से होकर जा रही थी। फिर जो ब्रेन हमारा है वो इमेज को एनालाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर, और फिर इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं कि लाइट जो है वो रेटिना पर हिट करेगी, हिट करने के बाद वो कोन्स एंड रॉड्स को ट्रिगर करती है, फोटो पिगमेंट रिएक्ट करते हैं, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। जब परमेबिलिटी चेंज हो जाती है तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है हमारी गैंग्लियोनिक सेल में। गैंग्लियोनिक सेल आपको पता चल रहा है ना किसका पार्ट है? रेटिना की जो 3 लेयर्स थी उसकी जो इनर मोस्ट टुवर्ड्स कैविटी, विट्रस मेम्ब्रेन की तरफ, विट्रस फ्लूइड की तरफ जो था, फर्स्ट वन इज गैंग्लियोनिक सेल, तो उस पर जाएगी, फिर सेकंड लेयर पर जाएगी, फिर थर्ड लेयर पर जाएगी, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होगा, और इस तरीके से फिर मेम्ब्रेन जो भी इमेज होती है वो बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है वो है ईयर के बारे में। ईयर जो हमारा सेंसरी ऑर्गन नेक्स्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो जो हमारा ईयर है उसके 2 काम होते हैं, आपको पता है। पहला काम है हियरिंग और दूसरा है बॉडी बैलेंसिंग। मेन काम इसका बॉडी बैलेंसिंग का है। ठीक है, मेन काम क्या है हमारे ईयर का? हमारी बॉडी का बैलेंसिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी, हम अगर किसी एक ही पोस्चर में ज्यादा देर देख रहे हैं, जैसे आजकल मोबाइल लोग ज्यादा देखते हैं, तो एक लाइक गर्दन झुकी हुई है, या कोई किसी का डेस्कटॉप पर ज्यादा काम है, लैपटॉप पर ज्यादा काम है, तो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग, या हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में ज्यादा देर लेटे हैं, बैठे हैं, तो बॉडी का इम्बैलेंसिंग हो जाती है, और वो उसके लिए हमारे जो है कान ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर के फ्लूइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जब हम खड़े होंगे तो हमें अचानक चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। बार बार हम जरा सा भी सर इधर या उधर घुमा रहे हैं तो हमें चक्कर फील हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो बिगड़ गई है। हमने लगातार उसका जो एक कॉमन तरीके से हर जगह पे मूवमेंट होना चाहिए, उसकी जग बजाय एक ही तरीके की मूवमेंट ज्यादा किया, तो उस वजह से उसकी बैलेंसिंग बिगड़ गई। तो हमारे जो ईयर हैं वो 2 काम करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो मैंने आपको फिर से बताया कि बॉडी की बैलेंसिंग है, दूसरा काम है हियरिंग। ठीक है, तो इस डायग्राम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ईयर के 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं। ये जो ईयर पिन्ना है, आउटर मोस्ट जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, इसे ईयर पिन्ना कहते हैं। ये और ये जो कैनाल जा रही है, ठीक है, जिसे ईयर कैनाल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों मिलके बनाते हैं एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, क्या बनाते हैं? ये आउटर ईयर बनाते हैं, एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं। इसके बाद ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है या ईयर ड्रम है, ये जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, या जिसे हम कहते हैं ना कान की झिल्ली, ऐसा हिंदी में बोलते हैं घरों में, तो ये या कान का पर्दा बोलते हैं, वो आउटर ईयर का पार्ट नहीं होता, वो मिडिल ईयर का पार्ट होता है। ठीक है, तो वहां से मिडिल ईयर का पार्ट होता है। तो ये जो हमारे टिम्पोनिक मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर ये जो 3 तरीके की आपको क्या दिखाई दे रही है? बोन्स दिखाई दे रही हैं, जिसे बोलते हैं मेलस, इंडिकस एंड स्टेपल। ठीक है, MIS, मिस बोलते हैं। ये तीनों जो हैं ये भी मिडिल ईयर का ही पार्ट होती हैं। एंड यूस्ट्रेशियन ट्यूब, ठीक है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब भी इसी का पार्ट होती है। एंड हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है हमारी बॉडी की? स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपल। ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है। यहाँ पर जो हमारे जो
हमारे ईयर पिन्ना का क्या काम है, जितने भी एयर के थ्रू जितने भी साउंड वेव्स हैं वो उसको अंदर कलेक्ट करके अंदर कैनाल में लाना। कैनाल में जैसे ही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में वो आएगी, इन बोन्स के थ्रू जो वो वाइब्रेशंस हैं वो इंटरनल ईयर की तरफ जाएंगे, है ना। तो ये वाइब्रेशंस करने का काम करती हैं। तो हमारे ईयर के 3 पार्ट मैंने आपको बताया कि ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ईयर, ये 2 पार्ट हैं आउटर ईयर के। मिडिल ईयर में हमारा क्या रहा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और तीनों ये जो बोन्स हैं यूस्ट्रेशियन ट्यूब, ये हमारे पार्ट हुए मिडिल ईयर के। और बाकी का जो अंदर वाला पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल नर्व, कॉक्लिया, ये सारा का सारा इनर ईयर का पार्ट। ठीक है। तो आउटर ईयर में जैसा कि अभी अभी मैंने आपको समझाया, हम इंक्लूड करते हैं पिन्ना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, या जिसे कैनाल भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना क्या करेगा, इट एक्चुअली कलेक्ट साउंड वाइब्रेशंस। क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है। और मीटस लीड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक, जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं, यहां तक लेके जाता है। ठीक है। चलिए, मिडिल ईयर का क्या काम है। मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन्स हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया, मिस नाम से इसको याद रखा जाता है, MIS, मेलस, इंकस एंड स्टेपल्स। जो क्या करती हैं, इट एक्चुअली ट्रांसमिट साउंड वेव टू इनर ईयर, ट्रांसमिट द साउंड वेव टू इनर ईयर, एंड द यूस्ट्रेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर टू द फेरिंग्स। जो नीचे की तरफ रेड कलर की आ रही थी यूस्ट्रेशियन ट्यूब, वो मिडिल ईयर को फेरिंग से कनेक्ट करती है। एंड हमारे जो प्रेशर है हमारे दोनों ही कानों में, ठीक है, दोनों ही कानों के ईयर ड्रम पर जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करने का काम करती है। तो यूस्ट्रेशियन के ट्यूब का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें याद रखना ही होगा। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा तीनों बोन्स हैं, मेलस, इंकस एंड स्टेपल्स, ये तीनों बोन्स हैं। और ये हमारी यूस्ट्रेशियन ट्यूब नीचे की तरफ जा रही है। और इसका क्या काम है, टू इक्वलाइज द प्रेशर इन बोथ साइड ऑफ ईयर ड्रम। ठीक है। इनर ईयर अब आता है। इनर ईयर को और क्या कहते हैं, इनर ईयर को दूसरा नाम है लेबिरिंथ। ठीक है। इट इज फ्लूइड फिल्ड विद बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कुछ बोनी एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ। इसके अंदर कुछ एंडोलिम्फ भरे हुए होते हैं और उसके ऊपर की तरफ पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है। ठीक है। इसके अंदर की तरफ इस तरीके का सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है कॉक्लिया, विच इज अ कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ एंड इज डिवाइडेड इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्फेनाई। 2 चीजों में डिवाइड किया कॉक्लिया को। अपर, पहला ये है अपर स्केला वेस्टिबुलाई, और दूसरा है लोअर स्केला टिम्पेनाई। ठीक है। इसके बाद जो ऑर्गन है वो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन हैज ऑडिटरी रिसेप्टर हेयर्स। यहाँ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी पर रिसेप्टर हेयर सेल्स भी होते हैं जो वाइब्रेशन से हिलते हैं और उसके बाद साउंड सुनने का जो है मैकेनिज्म शुरू होता है। वेस्टिबुलर अपर्चर का क्या काम होता है, इनर ईयर के अंदर एक सिस्टम है जिसे वेस्टिबुलर अपर्चर कहा जाता है, जो कॉक्लिया के जस्ट ऊपर होता है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से बनी हुई होती हैं। अभी आता स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल हैं। एक ये रही हॉरिजॉन्टल कैनाल, ऊपर की तरफ है पोस्टीरियर कैनाल एंड देन सुपीरियर कैनाल। कितनी है ये? 3 है, सुपीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल। और ये आपस में कैसी हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। ठीक है। और तो ये इनमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं एंड ओटोलिथ्स होते हैं। ओटोलिथ जो ऑर्गन्स हैं उसमें ये सेकुली एंड यूट्रिकल, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। ये रहा कॉक्लिया, ये देखिए, ये रहा कॉक्लिया। ये आपको क्या दिखाया जा रहा है, इंटरनल ईयर दिखाया जा रहा है। बीच का ये पार्ट है वेस्टिबुलाई, जिसके अंदर जो है सेकुलाई एंड यूट्रिकल प्रेजेंट है और पीछे की तरफ कॉक्लिया प्रेजेंट है। आगे की तरफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं जिसे सुपीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल कह रहे हैं। और ये तीनों आपस में अलग अलग प्लेन में मौजूद होती हैं और 90 डिग्री पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो ये जो कैनाल हैं
तीनों ये किससे भरी हुई होती हैं? पेरिलिम्फ से भरी हुई होती हैं। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं पेरिलिम्फ। और ईच का जो बेस है, ये जो कैनाल, लाइक अगर मैं ये कैनाल दिखाऊं तो नीचे की तरफ ये कुछ इस तरीके का राउंड स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, तो बेस ऑफ ईच कैनाल द एम्पुला हैज अ रिच क्रिस्टा एम्पुलेरिस, और इसके अंदर ही कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर हेल्प टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। तो ये जो हमारी कैनाल्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल तीनों, वो हमारी बॉडी का बैलेंस और हमारा जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक है, अब सुनते कैसे हैं? और अभी तो बॉडी का पोस्चर और बॉडी बैलेंसिंग की बात हुई। हियरिंग, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कैसे होती है? तो जब साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर से क्रॉस करते हुए ईयर ड्रम को हिट करती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। ठीक है, इट कॉज द वाइब्रेशन। दीज वाइब्रेशंस देन पास थ्रू द ईयर ऑसिकल्स, जो तीन हमारी छोटी छोटी क्या थी? बोन्स थी, उन्हें ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं, MIS याद होगा, टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो उसके साथ बिल्कुल अटैच थी, स्टेपल के साथ, वहां पर पास होती हैं। देन वाइब्रेशंस जो थे वो क्रिएट करते हैं कुछ वेव्स, जो जहां कहाँ जाते हैं? कॉक्लियर फ्लूइड में। इस तरीके का स्ट्रक्चर था ना लास्ट में, कॉक्लिया लाइक, तो वहां पर उस फ्लूइड में, वहां पर कॉक्लियर फ्लूइड में वो वाइब्रेशंस वेव क्रिएट करते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसमें, जिससे कि क्या होता है? बेसिलर जो मेम्ब्रेन है उसमें रिपल डेवलप होते हैं। ठीक है, और जो रिपल्स हैं वही जो हेयर सेल्स मैंने आपको बताया कि अंदर की तरफ छोटी छोटी हेयर सेल्स भी होती हैं, उनको बैंड करते हैं किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और फिर क्या होता है? नर्व इंपल्स जनरेट होती है, एंड दीज नर्व इंपल्स आर सेंट टू द ब्रेन ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाया ऑडिटरी नर्व, जिससे कि साउंड रिकॉग्नाइज होती। ठीक है, तो क्या हुआ? आउटर जो हमारा आउटर हमारा जो ईयर था उससे साउंड वेव्स आए, ईयर ड्रम से टकराए, उन्होंने जो वेव्स थे वो आगे स्टेपल जो MIS तीनों जो ईयर ऑसिकल्स थे उनसे पास हुए। ठीक है, उनसे पास होके ओवल में गए, वहां पर जाके जो है कॉक्लिया है जो उसके अंदर भरे हुए फ्लूइड को उन्होंने हिलाया, हिलाने के बाद जो है जो हेयर सेल्स थे उसने नर्व इंपल्स जनरेट की अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। फिर जो इंपल्स थी वो जनरेट हुई ऑडिटरी ब्रेन ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, और जो ऑडिटरी नर्व है उसके थ्रू साउंड का रिकॉग्निशन हुआ। तो इस तरीके से इस मैकेनिज्म के थ्रू हम सुन पाते हैं कि कहाँ पर कैसी आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स, एंड जो रिमेनिंग पार्ट नर्वस सिस्टम का था वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे और अच्छे से पढ़िए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट फर्दर। थैंक यू, धन्यवाद।